तो नेचर के लिए तो वो वीक है, भले ही वो सोसाइटी के लिए स्ट्रांग क्यों ना हो, नेचर के लिए तो वीक है। तो नेचर थोड़ी ना अलाउ करेगा कि आगे जो जीन पैदा होगा वो स्ट्रांग होगा। क्या मीनिंग ऑफ लाइफ ऐसे ही चेंज हो सकता है हर एक डेकेड के साथ, हर एक सेंचुरीज के साथ? अगर ऐसी बात है तो फिर वो मीनिंग ऑफ लाइफ है ही नहीं ना, क्योंकि लाइफ। नमस्कार मित्रों, क्या हाल है? मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का अर्थ क्या है? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही मुश्किल सा सवाल लगता है लोगों को। इससे पहले भी जितने फिलोसोफर्स आए हैं इन सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है, और हर किसी को अलग अलग जवाब मिले हैं, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ को अपनी तरफ से देखता है, अपने वे में एक्सपीरियंस भी करता है, इसलिए हर किसी को अलग अलग जवाब मिलता है। पर ऐसा भी नहीं है कि वो गलत थे, वो सही थे, ठीक है, सही है। और देखना कि हर एक के दृष्टिकोण, हर एक के जवाब एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पे आके मीट हो जाता है, और बीच में हमें एक कॉमनैलिटी दिखती है, सिमिलैरिटीज़ भी दिखती हैं। अगर तुम ये देख पाते हो तो फिर तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है मीनिंग ऑफ लाइफ को ढूंढना। ओके, बट मैं अगर यहाँ पे प्रॉब्लम की बात करूँ तो किसी किसी भी साधारण इंसान को अगर पूछोगे कि भाई तुम्हारे हिसाब से मीनिंग ऑफ लाइफ क्या होता है, तुम क्या सोचते हो कि जीवन का अर्थ क्या होता है, वो क्या बताएगा? हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि इंसान के लाइफ में ये होना चाहिए, और इंसान का पर्पस ये होना चाहिए, रिलेशनशिप ये होना चाहिए, करियर ऐसा होना चाहिए। वो ये बताने लग जाएगा कि इंसान को क्या करना चाहिए और इंसान के पास क्या पर्पस होना चाहिए, है ना। इंसान को सामने रखकर वो सोचेगा। बट यहाँ पे एक बात बताओ कि लाइफ जो चीज़ है वो क्या सिर्फ इंसान के पास है या फिर दूसरे जीव के पास है? हर किसी के पास लाइफ होती है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो मीनिंग ऑफ लाइफ उनके पास भी तो होना चाहिए ना, चाहे वो तुम्हारे एनिमल हो या फिर प्लांट हो, छोटी सी बैक्टीरिया या फिर इंसान, डॉल्फिन, तुम्हारे केकड़े, हर किसी के पास तो होना चाहिए ना। और है भी, क्योंकि हर, और ये जो दुनिया है हर किसी की दुनिया है, और हर कोई कंट्रीब्यूट यहाँ पे कर रहे हैं, इंसान भी कर रहे हैं। बट यहाँ पे इंसान की बड़ी गलती ये है कि इंसान हमेशा अपने आप को यहाँ पे रखता है, और यहाँ पे तुम्हारे एनिमल को रखता है, फिर दूसरे दूसरे इंसान, दूसरे एनिमल, दूसरे प्लांट, ऐसे करके सोचता है। और ऊपर से इंसान को डीप बातें भी करनी है कि भैया मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। पहले तुम सबको ऐसे समान इक्वल दृष्टि में देखने लग जाओ, तब ये सारी बातें जो है इसका कोई मीनिंग निकल के आएगा। इसीलिए तो इंसान तय तक कभी नहीं पहुंच पाता है। इंसान में ये बड़ी गलती है। पता है इंसान के अंदर इतनी जो तीव्र जो बुद्धि है, इतनी जो कॉन्शियसनेस आई है, वो क्यों आई है और उसे क्यों दी गई है? ताकि नेचर में जो भी प्रॉब्लम आए, जो भी छोटी या फिर बड़ी जो भी प्रॉब्लम आए, उसे फिक्स कर पाए। क्योंकि ये जो पावर है, फिक्स करने की जो ताकत है, वो इंसान के पास है। दूसरे किसी एनिमल के पास ये ताकत, ये पावर नहीं है कि वो बैठ के 2 घंटे बैठ के वो ये सोचे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे एनिमल कभी भी नहीं कर पाएगा, बट इंसान कर पाएगा। बट इंसानों ने क्या किया? इंसान ये देखते आए हैं कि हम इंसानों को कैसे और भी पावरफुल और भी हम बन जाए, और कैसे हम ऊपर बैठकर सब पर ऐसे हुकूमत कर सके, ये सब कुछ वो सोचता आया है। नेचर को ऐसे ही हम सेकंड पार्टी की तरह, सेकेंडरी थिंग की तरह हमेशा ट्रीट करते आए हैं, और सदियों से ऐसा होता रहा है, सालों से ऐसा चलता रहा है। यहाँ तक मैंने भी नेचर को नुकसान पहुँचाया है, तुम भी पहुँचाया, तुम भी अलग नहीं हो भाई। किसी ना किसी तरीके से तुम आज भी नेचर को हार्म कर रहे हो, चाहे वो तुम्हारे ऐसे स्प्रे मारना हो या फिर तुम्हारे एसी लगाना हो, रेफ्रिजरेटर, या फिर कुछ भी करके नेचर को हम करते आए हैं। अगर हम यहाँ से थोड़ा बहुत कॉन्शियस हो जाए और हम ये सोचें कि नहीं, आज से हम नेचर को किसी भी तरीके से हार्म नहीं करेंगे और नेचर और दूसरे एनिमल का ख्याल रखेंगे, तो भी ये 100% नहीं होगा। हो सकता है कि 90% हो जाए, पर 100% पूरी तरीके से हो नहीं पाएगा। तुम अगर किसी इंसान को पूछोगे ये सारी बातें अगर किसी दूसरे इंसान को बोलोगे, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? तो ठीक है, चला जा जंगल में जाके रह, पूरी तरीके से नेचर में मिक्स होके रह जा, हिमालय में चले जा। ऐसा क्या संभव है? बिल्कुल भी नहीं। पर फिर भी हमारे हाथ में जितना होता है अननेसेसरी किसी को हार्म करना, है ना, ये सब कुछ ना ही करे तो ही बेहतर है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मीनिंग ऑफ लाइफ इतना भी कठिन और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल मीनिंग है इसका। एक सेट में तुम्हारे इंसान, केकड़े, डॉल्फिन, प्लांट सब कुछ आता है, ऐसे सोचो। अगर ऐसे देखोगे तो बहुत ही सिंपल है। ओके, ये था पहला एस्पेक्ट। दूसरा जो एस्पेक्ट है, जो जिसको लेकर इतनी सारी बातें होती हैं और इतने सारे लोग बता रहे हैं, इतनी सारी किताबें छाप दी गई हैं इस एस्पेक्ट के बारे में, वो है इंसान को सामने रखकर अगर हम इसे देखें तो क्या होगा। जो पहले थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया कि किसी इंसान को अगर पूछोगे कि वो ये बताएगा कि भाई पर्पस ऑफ लाइफ,
यहाँ पे अगर इंसान की अगर बात करें, इंसान को सामने रखकर अगर बात करें, तो यहाँ पे पर्पस ऑफ लाइफ, करियर, रिलेशनशिप, तुम्हारी सारी चीज़ें आ सकती हैं, आ जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के सोचो कि आज हम बातें कर रहे हैं पर्पस ऑफ लाइफ की, करियर की बातें कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करने की बातें कर रहे हैं, या फिर और भी दूसरी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या ये सब कुछ अगले 50 साल, 60 साल और 100 साल बाद भी रहेगा? कि आज जो भी जॉब ऑप्शन जितने भी हैं वो क्या 100 साल बाद रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आके पूरी तरीके से सब कुछ रिप्लेस कर देगी। तो इस लॉजिक से अगर देखा जाए तो तब मीनिंग ऑफ लाइफ तो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। और जितने भी लोग फिलोसोफर्स आके जितने भी थ्योरी दी हैं, सब कुछ एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय हो जाएगी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो जो भी बातें उन लोगों ने कह के गए हैं वो तो सब कुछ झूठ हो जाएगा ना। क्या मीनिंग ऑफ लाइफ ऐसे ही चेंज हो सकता है हर एक डेकेड के साथ, हर एक सेंचुरीज के साथ? अगर ऐसी बात है तो फिर वो मीनिंग ऑफ लाइफ है ही नहीं ना, क्योंकि लाइफ तो कांस्टेंट है। एक जन्म लेता है, जीता है, फिर मरता है। ये जो साइकिल है ये तो हमेशा से होता रहा है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, जिसे कोई नहीं चेंज कर सकता, है ना। यहाँ पे आता है कि इंसानों ने क्या क्या उखाड़ा है। तुम अगर थोड़ा सा ऐसे मुंडी को घुमाओगे पीछे की ओर और हिस्ट्री को देखो, हिस्ट्री को अगर देखने लग जाओगे तो देख पाओगे कि इंसानों ने अब तक क्या क्या उखाड़ा है लाइफ में। देखो कि तुम्हारे साम्राज्यवाद, तुम्हारे इन्वेंशन, डेमोक्रेसी, करेंसी, या फिर जितने भी आक्रमण हुए हैं, दो देश अपने एक दूसरे पर ऐसे वॉर चल रही है, इस सब के पीछे रीज़न क्या है? एक्चुअल रीज़न क्या है? पता है क्या है? पावर की भूख, द डिज़ायर फॉर पावर। और इंसान एंड पावर, ये दोनों आपस में कनेक्टेड क्यों है? कभी सोचा है कि इंसान पावर के पीछे क्यों भागता है? मैं तुम्हें 100 रुपये दे दूंगा अभी इस समय, 1000 रुपये दे दूंगा, और एक तरह मैं और ऑप्शन मैं तुम्हें देता हूँ कि मैं तुम्हें पावरफुल बना दूंगा 1 हफ्ते के लिए, ताकि तुम लोगों को कंट्रोल भी कर पाओगे, तुम जो चाहोगे वो कर पाओगे। 1000 नहीं, और बता देते हैं 10,000, 1 लाख कर देते हैं एक हफ्ते के लिए। तो ये चूज़ करेगा कि मैं पावरफुल कैसे हो सकता हूँ, वो दूसरे ऑप्शन को चूज़ करेगा। इससे क्या होगा? उनको पैसे भी मिल जाएगा पावरफुल होने से। ऐसे ही कोई पैसे को नहीं उठाता, पैसा और पावर, इन दोनों के बीच लोग पावर को ही चूज़ करते हैं ओवर द मनी। पता है क्यों? ऐसा क्यों होता है? मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है। देखो, थ्योरी है चार्ल्स डार्विन की, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि सर्वाइव वो लोग कर पाएंगे जो फिट होगा, जो शक्तिशाली होगा, पावरफुल होगा, वो लोग जिंदा रह पाएगा। बात यहाँ पे जिंदा रहने की आ रही है। यहाँ पे सोचो, पहले क्या होता था कि इंसान प्रॉब्लम फेस करते आए हैं। पहले बहुत डर था कि कोई प्रेडिटर आके या फिर कोई शेर वेर आके आक्रमण ना कर दे और हमें जिंदा ना चबा डाले। इस डर से वो पावर के पीछे भागते थे, और पावरफुल अपने आप को कैसे बनाया जाए इस सोच के पीछे वो दौड़ते थे, और अपने आप को पावरफुल बनाए भी थे, है ना। और इसी से देखना कि एंशियंट हिस्ट्री, बहुत पहले, बहुत पुराने टाइम पे इंसान और बीच का ये जो हिस्ट्री है, ये दोनों आपस में बहुत कनेक्टेड हैं। और आज भी जो भी घटित इस समय हो रहा है वो भी कनेक्टेड है, आपस में सब कुछ लिंक है, कोई अलग नहीं है। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, लोग हमेशा पावर के पीछे भागते आए हैं और आज भी लोग भाग रहे हैं। तुम्हारे पॉलिटिशियन की बात करूँ या फिर कोई भी नॉर्मल साधारण सा इंसान। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना तो कोई पैसा है, ना कोई लोगों को इन्फ्लुएंस करने की पावर है, कुछ भी नहीं है, पर फिर भी वो सेंस ऑफ पावर फील करना चाहता है। इसीलिए वो क्या करता है कि अपने बच्चों को बोलते हैं कि भाई पैर दबा दे, या फिर यहाँ से वो ले आ, उस पर ऑर्डर चलाते हैं, ऑर्डर देते हैं उनको, ताकि कुछ मोमेंट के लिए ही सही उनको ये फील आए कि नहीं, मैं भी पावरफुल हूँ, मैं भी शक्तिशाली हूँ। चाहे भले ही हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर फिर भी मैं पावरफुल हूँ। ये फील करने के लिए वो ऐसे करते हैं। और यहाँ पे इंसान देखोगे कि पावर के अलग अलग वेरिएशंस वो निकल के रख दिए हैं। जैसे पहले क्या होता था कि बहुत पहले क्या होता था कि उसे पावरफुल माना जाता था जो सिर्फ फिजिकली और मेंटली पावरफुल हैं, क्योंकि तब तो इंसान ने कोई करेंसी डेवलप नहीं की है, कोई डेमोक्रेसी या फिर कोई भी साम्राज्यवाद या फिर लेन देन, ये सब कुछ तो नहीं आविष्कार हुआ था। तब एक ही चीज़ को मानते थे कि फिजिकली जो पावरफुल है वही बनेगा लीडर। और तब से आया ये लीडर का कॉन्सेप्ट। लीडर क्या करता है? लीडर के पास चाहे फिजिकल पावर हो या फिर कुछ भी हो, वो दूसरे लोग की पावर को अपने लिए इस्तेमाल करता है, इसलिए वो पावरफुल है।
उसके पास अलग से अगर फिजिकल पावर है, मसल पावर अगर उसके पास है तो वो अलग से एक्स्ट्रा बोनस है। पर यहाँ से जन्म हुआ मैथ्स को इन्फ्लुएंस करने की पावर। देखना कि दो सेट पकड़ना, एक सेट में क्या आता है कि पैसों की पावर और मैथ्स को इन्फ्लुएंस करने की पावर, एक पावर सेट और एक पावर सेट जहाँ पे एक इंसान फिजिकली स्ट्रांग है और मेंटली स्ट्रांग है। और ये पावर तभी अचीव हो सकती है जब तुम इस पावर को अचीव कर लोगे, यानी कि जब तुम मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो जाओगे तो तुम्हारे लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी इस पावर को पोसेस करना। और आज के टाइम पर ये बिल्कुल रिलेवेंट हैं, अलग नहीं है, आज भी कनेक्टेड हैं। ये जो फॉर्मूला है द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हालांकि तब समय बहुत अलग था और तब ये रूल अप्लाई होते थे, और आज टाइम बदल गया है, डेफिनेशन बदल गई है, आज भी ये रूल अप्लाइड होता है। अगर मैं सेकंड एस्पेक्ट को सामने रखकर मैं अगर सिर्फ इंसान की बात करूँ तो तुम्हें पावरफुल होना पड़ेगा। पहले ये वाली पावर को अचीव कर लो, इससे पहले पा लो, फिर ये वाली पावर ऑटोमेटिक आ जाएगी। ओके, और यहाँ पे एक्स्ट्रा बोनस के तौर पर मैं तुम्हें और एक बात बता दे रहा हूँ इस समय, ठीक है? क्या होता है पता है? नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? नेचर के अकॉर्डिंग पावरफुल वो लोग होते हैं जो फिजिकल पावर है, और जिसके पास मेंटली पावरफुल है, जो इंटेलिजेंट है, वो लोग पावरफुल होते हैं नेचर के अकॉर्डिंग। मेटिंग करने की अपॉर्चुनिटी उनको मिलती थी जो फिजिकली पावरफुल है, इंटेलिजेंट है, और दो स्ट्रॉन्ग जीन जब आपस में मिक्सड अप होते हैं तब एक नया स्ट्रॉन्ग जीन पैदा होता है और वो दुनिया को चला रहे होते हैं। बट अभी के टाइम में क्या हुआ कि टाइम बहुत बदल गया है, डेफिनेशन, पावर, सब कुछ बदल गया है। इसीलिए लोग आजकल सोसाइटी उनको पावरफुल मानती है जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, मैथ्स को इन्फ्लुएंस करने की पावर बहुत ज़्यादा है, उसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है मीटिंग करने की। तो नेचर के लिए तो वो वीक है, भले ही वो सोसाइटी के लिए स्ट्रांग क्यों ना हो, नेचर के लिए तो वीक है। तो नेचर थोड़ी ना अलाउ करेगा कि आगे जो जीन पैदा होगा वो स्ट्रांग होगा, वो भी वीक होगा। यानी कि आज के टाइम पे दो स्ट्रॉन्ग जीन अगर मिक्स होते हैं तो नया जो जीन आगे आएगा वो स्ट्रॉन्ग होंगे या वीक होंगे? ऑब्वियसली बात वीक होंगे। अब तुम्हें सच में लगता है एक वीक जीन, एक जेनेटिक फैक्टर जो वीक होता है, वो उनकी सोचने समझने की बुद्धि पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा? क्योंकि वो लोग तो आगे दुनिया को चलाएंगे, उनके जीन खुद स्ट्रांग नहीं है, जेनेटिक फैक्टर ही स्ट्रांग नहीं है, वो दुनिया को चला पाएंगे और वो समझ पाएंगे कि मीनिंग ऑफ लाइफ क्या होगा? वो अपने तरीके से कुछ और इन्वेंट करके बैठ जाएगा, है ना? और इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर सकता था, ये बोल के कि तुम मेंटली और फिजिकली पावरफुल हो जाओ, बस प्रॉब्लम सॉल्व्ड। पर ऐसा नहीं होता बॉस, तुम सोसाइटी में रहते हो, तुम्हें दोनों तरीके से पावरफुल बनना पड़ेगा, इसमें भी और इसमें भी। तुम अगर इस सेट में पावरफुल हो, यानी कि तुम अगर पैसों में और इन्फ्लुएंस करने की ताकत बहुत तुम्हारे अंदर है, तब भी तुम्हें ये वाली पावर अचीव करनी है। अगर तुम इस पावर को अगर बाय बर्थ तुम्हें अगर मिली है, तब भी इससे तुम्हें लेना पर इस पावर को अचीव करनी पड़ेगी। और तुम अगर पहले से पावरफुल नहीं हो या फिर हो इस मामलों में, तो तुम्हें इस पावर को अचीव करना चाहिए। ये दो तरीके से तुम्हें पावरफुल बनना पड़ेगा, तब जाके तुम सर्वाइव तरीके से ज़िंदगी गुजार पाओगे। ओके।